हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 23 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। बाहर बारिश धीमी हो चली थी, लेकिन कमरे के भीतर अभी भी तूफान बाकी था। काव्या ने बड़ी मुश्किल से खुद को मजबूत करते हुए आध्या को संभालने की कोशिश की थी। वह उसे अपने घर लेकर आई थी। घर फिलहाल उसका खाली था। काव्या के पेरेंट्स बाहर गए थे, शायद यही सबसे बेहतर था। काव्या धीरे से बोली, जा ये पहन ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, शायद थोड़ा बेहतर लगे। आध्या ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सलवार सूट लेकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई। सफ़ेद सूट, खुले गीले बाल, आंखें सूजी हुई और चेहरा इतना थका हुआ कि मानो आत्मा ही शरीर से विदा लेने को हो। वो बगल के सोफे पर आकर ऐसे बैठ गई जैसे उसमें बैठने की भी ताकत नहीं बची हो। काव्या चाय की कप उसके हाथ में देते हुए बोली, ले तू चाय पी ले, थोड़ी राहत मिलेगी। पर आध्या की आंखें कहीं और देख रही थी। वो कमरे में थी पर जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। उसकी उंगलियों ने कप को थामा जरूर, लेकिन होठ पर अब भी चुप्पी थी। उधर अभय का मेंशन। ठीक उसी वक्त जैसे ही अभय घर पहुंचा और आध्या को वहाँ नहीं पाया, उसके अंदर सब कुछ आग की तरह जलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और वह गुस्से से दहाड़ पड़ा। अभय लकी को घूरते हुए बोला, आध्या कहाँ है लकी? मेरी नज़रों से ओझल होने की उसे इजाज़त किसने दी? लकी डरे स्वर में बोला, बॉस हम कुछ नहीं जानते। शायद वह। अभय उसे बीच में ही काटते हुए बोला, सीसीटीवी एक्सेस करो, पूरे घर, गेट, पार्किंग लॉबी, सब कुछ देखो। जानना है मुझे कि वो कब गई, किसके साथ गई और क्यों गई। और इससे पहले कि मीडिया इस बात की भनक लगाए, उससे पहले उसे ढूंढो। अभय की आंखें सर्द थी, पर वह सर्दपन सिर्फ गुस्से से नहीं, एक अनकही चोट से थी। अभय अपने मन ही मन में सोचता है, तुमने सही नहीं किया लिटिल परी। मैं नहीं जानता कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। इधर काव्या के घर में काव्या बोली, आध्या अगर तू चाहे तो सब कुछ मुझसे कह सकती है। मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डालूंगी, बस इतना जान कि तू अकेली नहीं है। आध्या ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों के कोने से 2 बूंद आंसू टपक गए। कभी कभी जुबान थक जाती है तो आंसू बोलते हैं। काव्या ने हल्के से उसका हाथ थामा और बोली, तू बस इतना कर, आज यहीं रुक जा, बाकी बातें के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आध्या ने सिर्फ गर्दन हिलाई धीरे से, जैसे थक गई हो सब कहने से। और उधर अभय के सिस्टम पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी और एक फुटेज में आध्या का भींगा चेहरा और बाहर निकलती तस्वीर उसके सामने आ गई। अभय की आंखें बस उस पल में टिक गई थी और जैसे कि वो सारी बातें समझ गया हो। वहीं दूसरी ओर काव्या की बातों में सच्ची चिंता थी। उसका हर शब्द आध्या के टूटे मन में मरहम जैसा लग रहा था। एक पल को चुप रहकर आध्या ने आंखें बंद की और फिर अचानक बोली, काव्या तू अपना मोबाइल देगी क्या? मुझे घर पर बात करनी है, बस एक बार। काव्या हैरानी से बोली, तेरे पास फ़ोन नहीं है क्या? आध्या सब ठीक है ना? आध्या थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, अभी इतने सवालों का वक्त नहीं है, बस फ़ोन चाहिए प्लीज़। काव्या ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। आध्या ने कांपते हाथों से नंबर डायल किया। मिली के फ़ोन पर बार बार रिंग जा रही थी, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। हर बीप के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी और टूट रही थी। आखिरकार थककर उसने फ़ोन साइड में रख दिया और फिर सोफे पर चुपचाप बैठ गई। माथे पर बल और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। काव्या उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा और बेहद नरम लहजे में बोली, क्या हुआ आध्या, सब ठीक है ना? कुछ तो बता, इतनी खामोश क्यों है तू? आध्या गहरी सांस लेकर बोली, काव्या सच कहूँ तो मेरे पास इस वक्त तेरे किसी भी सवालों का जवाब नहीं है। बस इतना जान ले कि मैं बहुत थक गई हूँ इस दुनिया से, सवालों से, उलझनों से और खुद से भी। बस कुछ देर ऐसे ही खामोशी से बैठना चाहती हूँ, अगर तुझे एतराज़ ना हो तो। काव्या हौले से मुस्कुराते हुए बोली, तुझे सुकून चाहिए और मैं तुझसे एतराज़ करूँगी? पागल है क्या तू? चल चाय ठंडी हो रही है, सिप लेकर देख, शायद थोड़ी राहत मिले। दोनों ने कप उठाया और चुपचाप चाय की सिप लेने लगी। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वो खामोशी बोझ नहीं लग रही थी, बल्कि एक सुकून सा महसूस हो रहा था। कभी कभी चुप रहकर साथ बैठना
किसी शब्द से ज़्यादा सुकून दे जाता है। अभय जैसे ही अपने मेंशन से बाहर निकला, बाहर का नज़ारा एक जंग के मैदान से कम नहीं था। मीडिया की बाढ़ उसके सामने आ चुकी थी। दर्जनों कैमरे, माइक और फ्लैश की चमक मानो हर कोई उसका चेहरा पढ़ लेना चाहता हो। रिपोर्टर्स की आवाज़ें एक के बाद एक तीर की तरह उस पर बरसने लगी। एक रिपोर्टर माइक आगे बढ़ाते हुए बोला, मिस्टर अभय, क्या ये सच है कि मिसेज आध्या सिंह राणा आपसे रिश्ता तोड़कर हमेशा के लिए चली गई है? दूसरा रिपोर्टर ने पूछा, आप दोनों की शादी को मुश्किल से कुछ ही वक्त हुआ है और आपने कहा था कि लव मैरिज थी, तो ऐसा क्या हुआ कि मिसेज आध्या सिंह राणा को आपका घर छोड़कर जाना पड़ा? तीसरे रिपोर्टर ने तेज स्वर में पूछा, क्या वजह रही इस रिश्ते के टूटने की? क्या आपकी पारिवारिक जिंदगी में कोई दरार है? अभय की आंखें ठंडी पड़ चुकी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। वो कुछ नहीं बोला, बस एक पल को अपनी कार के पास खड़े लकी की तरफ देखा। लकी का चेहरा शर्म से झुक गया था। अभय के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि यह न्यूज़ लीक किसने किया और यह आग किसने लगाई। बॉडीगार्ड से भीड़ को हटाने में जुट गए थे। एक ने अभय को कार के अंदर बिठाने की कोशिश की, लेकिन अभय वहीं ठिठका खड़ा रहा। वहीं दूसरी ओर एक सजी सवरी कमरे में मॉडर्न इंटीरियर्स के बीच बैठी मेघना अपनी स्क्रीन पर यह ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर संतोष और पागलपन की मिली जुली परछाई थी। यह खबर मैंने लीक करवाई है अभी, वह खुद से बरबरा रही थी। जानती हूँ कि तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन क्या करूँ, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है, तो मैं अपनी तकलीफ का हिसाब तुमसे तो करूँगी ना। अब मैं देखती हूँ कि मीडिया को तुम क्या जवाब दोगे। अब कौन बचाएगा तुम्हारे गुस्से से उस आध्या को? तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे। आध्या अब तुम्हारी सजा बनेगी और तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए होगा। वहीं दूसरी ओर काव्या के घर में आध्या और काव्या इस न्यूज़ को देखकर सन्न हो गए थे। टीवी पर चलते शब्दों और मीडिया की तस्वीरों ने आध्या को जैसे किसी गहरी खाई में धकेल दिया था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, होठ काँप रहे थे। ये क्या हो रहा है काव्या? वह फुसफुसाई। ब्रेकिंग न्यूज़ अब हर चैनल की हेडलाइन बन चुकी थी। मिसेज अभय सिंह राणा ने घर छोड़ दिया। क्या मिस्टर अभय सिंह राणा और मिसेज आध्या की शादी टूटने की कगार पर है? वहीं राणा मेंशन में भी अफरा तफरी मची हुई थी। ओमकार राणा की मुठिया कसी हुई थी। वह दहाड़ते हुए बोले, बस अब यही देखना बाकी था, आखिर चल क्या रहा है, अभय करना क्या चाहता है। चुनाव सिर पर है और मीडिया हमारा और हमारे खानदान का तमाशा बना रही है, सिर्फ उस लड़की की वजह से। ओमकार जी का गुस्सा देखकर सभी खामोश हो गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। वहीं काव्या के कमरे में आध्या की आंखें टीवी स्क्रीन से हट नहीं रही थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसमें से सारी जान निकल गई हो। काव्या ने घबराकर पूछा, आध्या, यह सब क्या है? क्या यह सब सच है? क्या तुम सच में मिस्टर अभय का घर छोड़कर आई हो? आध्या कुछ बोल नहीं पाई। उसके गले में जैसे शब्द अटक गए थे। वह मन ही मन सोच रही थी, मैं काव्या को कुछ नहीं बता सकती, उसे इन सब से दूर रखना होगा। मालूम नहीं वो पत्थर दिल अब मेरे साथ क्या करेगा। उधर मीडिया के बीच घिरे अभय ने सारी भीड़ और बेतुके सवालों के बीच गाड़ी के पास खड़े होकर माइक की ओर देखा। उसकी आंखें सख्त थी, लेकिन आवाज़ में अजीब सुकून था। उसने कहा, आप सबको गलत जानकारी मिली है। आज शाम को राणा मेंशन में मेरी और मेरी पत्नी की वेलकम पार्टी है। आप सब वहाँ आमंत्रित हैं और वहाँ आप खुद देखेंगे कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। रही बात घर छोड़ने की, तो हर पति पत्नी के बीच नाराज़गी होती है। हमारी पत्नी भी हमसे नाराज़ है। उन्होंने मुझसे कुछ मांगा था जो मैं वक्त रहते पूरा नहीं कर पाया, तो वह रूठ कर अपने मायके गई है। लेकिन आज मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ और शाम की पार्टी इस बात का सबूत होगी कि हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उसकी बात सुनकर रिपोर्टर सन्न थे। अभय ने माइक हटाया और गाड़ी में बैठा और सीधा निकल पड़ा। गाड़ी में लकी ने कहा, बॉस, आध्या मैम कहाँ है मालूम चल गया है, और आपने जैसा कहा था आज शाम को ही पार्टी होगी। राणा मेंशन में पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। काव्या का ड्राइंग रूम में काव्या खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वो आध्या के पास बैठते हुए बोली, आध्या प्लीज़ मुझे कुछ तो बता, यह सब हो क्या रहा है? क्या तू सच में मिस्टर अभय सिंह राणा का घर हमेशा के लिए छोड़कर आई है? आध्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आई थी।
वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह अपने मन में बोली, मैं तुझे कैसे बताऊं काव्या, किस दर्द की आग से गुजर रही हूँ। उसने कुछ बोलना चाहा लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए हो। काव्या धीरे से बोली, मैं तुझसे जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, पर आध्या तू अकेली नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ। आध्या बस उसकी आंखों में देखती रही। उसी वक्त ठक ठक के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों सहम गई। काव्या ने आध्या की तरफ देखा और आध्या ने जैसे हवा में थरथराते हुए कांपती सांस खींची। दरवाजा खुला। 4 काले कपड़े में बॉडीगार्ड्स खड़े थे और उनके आगे लकी। उसका चेहरा भाव शून्य था, आंखों में सख्ती लेकिन चाल में नरमी का भ्रम। वह बिना एक शब्द कहे अंदर आ गया। आध्या उसे देखकर खड़ी हो गई। डर के मारे उसके हाथ पर कांप रहे थे। लकी धीरे से बोला, चलिए मैम, बॉस आपकी राह देख रहे हैं, गाड़ी बाहर है। काव्या कुछ बोलने ही वाली थी कि लकी ने हल्के से इशारे से उसे चुप रहने का संकेत दे दिया। इस बार उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, आवाज में अब वो सख्ती लौट आई थी। लकी सीधे और स्पष्ट स्वर में बोला, मैंने कहा ना, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं, अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आध्या ने अपने चेहरे पर जबरन मुस्कान लाने की कोशिश की और वो काव्या को गले लगाई। वह कुछ कहना चाहती थी पर बोल नहीं सकी। शब्द हलक में ही कहीं थम गए थे। कदम भारी थे पर मजबूरी उनसे तेज थी। लकी के पीछे पीछे वो बाहर निकली। घर से थोड़ी दूर खड़ी एक रॉयल ब्लैक कार में बैठा था अभय सिंह राणा, वही शख्स जिसके नाम के साथ वो हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी और आज वही नाम उसकी धड़कनों का डर बन चुका था। लकी ने दरवाजा खोला और वो अंदर बैठी और उसकी नज़र सीधे अभय से टकराई। अभय चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा ना मोहब्बत, बस एक पत्थर सी खामोशी थी। आध्या का दिल धड़क उठा। वह कांपती आवाज़ में बोली, मिस्टर हस्बैंड प्लीज़, सच में मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं खुद नहीं आना चाहती थी। उसने जैसे ही कहा, अभय ने एकदम धीरे से अपनी नज़र उसकी तरफ घुमाई। उन आंखों में कोई चीख नहीं थी पर एक ऐसा सन्नाटा था जो आध्या को भीतर तक कपा गया। वह सिकुड़ कर बैठ गई। चेहरा आंसू से भीग चुका था। उसके गाल लाल हो गए थे और होठ कांप रहे थे। अगले ही पल अभय ने एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह उसकी चौड़ी सीने से जा लगी। ड्राइवर ने पार्टीशन ऑन कर दिया। अब सिर्फ वही 2 थे उस रॉयल ब्लैक कार में, एक सज़ा सुनाने वाला और एक खुद को पहले ही सज़ा दे चुकी थी। आध्या ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया था। उसका बदन कांप रहा था। वह फुट फुट कर रो रही थी। अभय ने बिना कुछ कहे पीछे से उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उसका बस हाथ धीरे धीरे उसके बालों में चल रहे थे, जैसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके अंदर पल रही मोहब्बत है या नफरत। आध्या कांप रही थी। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे कोई सज़ा मत दीजिए। उसकी आवाज़ बिखरती जा रही थी, जैसे किसी मासूम सी आत्मा को खुद से सफाई देनी पड़ रही हो। अभय ने उसे धीरे से अपने सीने से अलग किया। उसकी आंखें आध्या के चेहरे पर टिक गई थी। आंखें सूजी हुई थी, गाल रोने से गुलाबी हो चले थे और होठ कांप रहे थे। उसकी मासूमियत में अब भी कुछ ऐसा था जो अभय के भीतर के तूफान को कुछ पल के लिए थाम देता है। आध्या की नज़रें अब भी झुकी थी। वो इतनी टूटी हुई थी कि अभय की आंखों में आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं बची थी उसमें। अभय ने अपनी हथेलियों में उसका चेहरा लिया धीरे से और फिर अपना चेहरा झुकाकर उसके कांपते होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए। शुरुआत नरम थी पर धीरे धीरे वह किस डीपली और पैशनेट हो गई। आध्या की सांसें तेज हो गई थी। वह शुरू में तो स्तब्ध हुई, लेकिन फिर उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। अभय उसे गहराई से बहुत पर्सनल और इंटेंस अंदाज में चूम रहा था, जैसे कि वो सारी शिकायतें, सारे सवाल उस एक क्षण में खत्म कर देना चाहता हो। वह स्पर्श सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, वह एक इम्तिहान था, एक दावा था। जब अभय ने महसूस किया कि आध्या की सांसें उखड़ रही है तो उसने अपने होठों को उससे अलग किया, बस एक हल्की सी स्मुच के साथ। आध्या की आंखें अब भी बंद थी पर गाल और भी ज्यादा गुलाबी हो चुके थे। उसे पहली बार शर्म आ रही थी। वह कांपती सांसों के साथ बैठी रही। कहीं कुछ टूटा नहीं था पर कुछ अंदर गहराई में बदल जरूर गया था। अभय बस कुछ पल तक उसके चेहरे को निहारता रहा। उस मासूमियत में कोई जवाब नहीं था पर सैकड़ों सवाल जरूर थे। अगले ही पल उसने उसे अपने सीने से फिर से लगा लिया। उसकी आंखें अब भी सर्द थी, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा नहीं था बल्कि एक साजिश भरी शांति थी।
उसके होठों पर एक हल्की तिरछी मुस्कान उभरी, जैसे कि वह कोई फैसला ले चुका हो। कार जैसे ही मेंशन के अंदर रुकती है, लकी दरवाजा खोलता है और अभय बिना एक शब्द बोले सीधे गार्डन एरिया की ओर बढ़ जाता है। उसकी चाल में वही पुराना रौब था, ठंडा, सधा हुआ और खतरे से भरा। आद्या धीरे धीरे उसके पीछे चलती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़े दृश्य पर जाती है, उसके कदम रुक जाते हैं। सांस जैसे गले में अटक गई हो। गार्डन के एक साइड पर दो लोग घुटने के बल बैठे थे। वही दो बॉडीगार्ड्स थे जिन्होंने आद्या के जाने के वक्त गेट खोला था। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। पास में खड़ी कुछ मेड्स थी, वही जो आद्या पर हंस रही थी। आज डर और दर्द से उनकी हालत खराब थी। उन सब को देखकर ही मालूम चल रहा था कि उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया है। आद्या के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके माथे पर पसीने की लकीरें उतरने लगी। अभय अपनी कुर्सी पर बैठता है, आंखों में वही बर्फ जैसी ठंडक लिए, और धीरे से कहता है, मेरे पास 100 तरीके हैं किसी को सजा देने के लिए। आओ मेरे पास लिटिल परी। आद्या का दिल जोरों से धड़क उठा। उसके कदम अनायास ही पीछे हटने लगे। अभय ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आई डोंट लाइक टू रिपीट माई वर्ड्स लिटिल परी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके लहजे में कोई चीख नहीं थी, पर वो धीमी आवाज़ ही किसी चीख से कम नहीं थी। आद्या डरते डरते फिर से उसके पास आती है। अभय ने उसे अचानक अपनी ओर खींचकर गोद में बिठा लिया। उसकी बाहें आद्या की कमर को जकड़े थी, मजबूत, नियंत्रित और शिकार की तरह। आद्या उसे नम आंखों से देख रही थी। इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए लिटिल परी? अभय ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, इनकी गलती की सजा तुम तय करो और तुम्हारी गलती की सजा मैं तय करूंगा। आद्या के चेहरे पर आंसू उतर आए। वह कांपते होठों से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज़ जैसे गले में ही अटक जाती है। उसकी आंखें अभय की आंखों में दया की भीख मांग रही थी, जैसे कह रही हो, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। पर अभय का चेहरा अब बिल्कुल भाव शून्य था। कोई दया नहीं, सिर्फ नतीजे। जो होना है वही होगा। आद्या समझ चुकी थी कि अभय अपनी बात दोहराता नहीं है। उसकी नम आंखें कभी अभय को देखती है तो कभी उन बॉडीगार्ड्स और मेड्स को, जिनके शरीर से अभी खून रिस रहा था। उसके होठ कांपे और बोले, इन्हें तो पहले ही सजा मिल चुकी है, आप और क्या करना चाहते हैं? प्लीज़ इन्हें छोड़ दीजिए, मुझे किसी को सज़ा नहीं देनी है। अभय ने उसकी आंखों में देखा, गहरा लेकिन नरमी से नहीं, निष्ठुर नज़रों से। मैंने तुम्हें सज़ा सुनाने को कहा था लिटिल परी, मैंने तो तुम्हें फैसला करने को नहीं कहा था। लेकिन तुम उन्हें छोड़ने की बात कर रही हो। आद्या की आवाज़ काँप गई। वह अटकते हुए बोली, मैं डिसीजन नहीं ले रही हूँ, बस मैं किसी को सज़ा नहीं देना चाहती हूँ। प्लीज़ छोड़ दीजिए उन्हें। गलती मेरी है तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अभय की आंखों में कुछ पल को एक अजीब सा शांति छा गई। उसने धीरे से मुस्कुराया, एक रहस्यमयी पर सख्त मुस्कान के साथ। आर यू श्योर लिटिल परी? उसने एक सर्द स्वर में पूछा। आद्या की आंखें झुकी हुई थी, पर उसकी आवाज़ में अब नमी थी। हाँ बिल्कुल। अभय ने लकी की ओर देखा। लकी ने तुरंत आदेश समझा और उन लोगों को वहां से ले गया। अब वहां बस अभय और आद्या रह गए थे। वह अब भी उसकी गोद में थी, थोड़ी कांपती हुई, थोड़ी सहमी हुई, लेकिन उसकी मजबूरी को ओढ़े हुए। अभय ने उसकी कमर को थामा और नर्म आवाज़ में कहा, तुमने आज सबको माफ़ कर दिया, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला हूँ। आद्या ने कुछ कहना चाहा, पर तभी अभय ने उसके कान के करीब झुककर कहा, आज शाम हमारी वेलकम पार्टी है। आज पहली बार तुम अपने ससुराल जा रही हो, अच्छे से रेडी होना। आद्या अपनी पलकें उठाकर अभय की आंखों में देखती है तो जैसे समय ठहर गया हो। दोनों एक दूसरे को यूं ही देखते रह गए। अभय की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि कोई और ही खेल चल रहा था, जिसमें सिर्फ मोहब्बत नहीं, साजिश की भी झलक थी। आद्या रेडी होकर धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। उसने हल्की सुनहरी बॉर्डर वाली गाजरी साड़ी पहनी थी। बाल खुले थे, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर हल्का सा संकोच था। अभय की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वह एक पल को ठहर गया, जैसे समय वही जम गया हो। आद्या उस पल बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर अभय ने अगले ही पल अपने जज्बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उससे आंखें फेर ली और बोला, चलो। कार धीरे धीरे राणा मेंशन की ओर बढ़ी। राणा मेंशन शाम के रंगों में डूबा एक शाही महल जैसा दृश्य था। हर तरफ लाइटिंग, फूलों की सजावट, गार्डन एरिया में स्टाफ पार्टी की तैयारियों में व्यस्त थे। पार्टी शुरू होने में अभी कुछ घंटे थे।
आध्या ने चारों तरफ देखा, हर कोना हर दीवार जैसे इतिहास की कोई कहानी कह रही हो। क्या यही मेरा ससुराल है? उसने खुद से सवाल किया। अभय ने उसका हाथ थामा और दरवाजे की ओर बढ़ने ही वाला था कि रुको, आवाज आई अनुराधा जी की। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। अनुराधा जी के साथ नंदिता और कुछ घर की मेड्स खड़ी थी। थालियों में रोली, अक्षत, दीप और कलश था। अभय थोड़ा चौंका और पूछा, यह सब क्या है? अनुराधा जी मुस्कुराई। बहू पहली बार अपने ससुराल आई है तो गृह प्रवेश की रस्म तो होगी ना बेटा। सबके चेहरे पर उत्साह थे, सिवाय मधु और आस्था के। वह दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आध्या को देख रुकी। चेहरे पर नाराजगी और तिरस्कार साफ झलक रहा था, जैसे उन्हें यह सब नागवारा गुजरा हो। अब ये इस घर की बहू बन गई है मधु। इधर आध्या ने अनुराधा जी के कहने पर सिर झुकाया, कलश को हल्के से अपने पाँव से ठोका और दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर नज़र उसकी तरफ थी। ओमकार राणा हॉल में सोफे पर बैठे थे, अपने गंभीर चेहरे से हर बात को पढ़ रहे थे। उसके कदमों की आहट के साथ घर के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। नंदिता मुस्कुराई और बोली, आध्या चलो सबसे तुम्हारी परिचय करवाते हैं। पर अभय चुपचाप मुड़ा और ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अभय को वहां से जाते देख आध्या उदास और मायूस हो गई। वो भले उससे डरती थी, उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन वहां तो उस वक्त अभय की उसे सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसे छोड़कर वह तो वहां किसी को जानती भी नहीं थी। इसलिए उसे बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद राणा मेंशन की ऊंचाइयों में एक कमरा था जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, और आज आध्या उस दरवाजे से भीतर कदम रख रही थी। धीरे धीरे कांपते हुए उसने भारी सांसों के साथ दरवाजा खोला। कमरे का नजारा देखकर वह कुछ पल को ठिठक गई। एक बेहद विशाल, भव्य और गूंजता हुआ कमरा गोल्डन टोन में सजा हुआ था। बड़े बड़े झूमर, दीवारों पर एंटीक वर्क और ठीक सामने किंग साइज के बेड के पीछे अभय सिंह राणा की विशाल तस्वीर, जैसे किसी महल का किंग हो। वह धीरे धीरे कमरे के भीतर आई और इधर उधर देखने लगी। थैंक गॉड, अभी वो यहाँ नहीं है। उसके होठों से निकला सुकून का एक हल्का सा सांस। वो धीमे कदमों से बेड पर बैठ गई और कुछ पल को चुप और फिर अपने भीतर की उथल पुथल को जुबान देने लगी। जब आपने पहली बार मुझे किस किया था, मैं पहली बार आपसे डरी नहीं थी। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। बल्कि पहली बार मुझे अच्छा लगा था आपका मेरे करीब आना। मुझे लगा था कि आप अंदर से बुरे नहीं हैं। शायद आपके दिल में मेरे लिए कुछ है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जो पल में खो गई हो, लेकिन वो सिर्फ एक भ्रम था। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर हस्बैंड, बहुत ही बुरे हैं। मैं नहीं जानती कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं, पर मैं अब तक सब सहती आई हूँ क्योंकि शायद मुझे कहीं उम्मीद थी, लेकिन अब वो भी उम्मीद टूट गई। वह बेड पर झुककर फर्श की ओर देख रही थी। आंखों से बहते आंसू उसकी आवाज़ को गला रही थी। मैं एक नॉर्मल जिंदगी चाहती हूँ। क्या हम दोनों प्यार से नहीं रह सकते? क्या आपको कभी मुझसे कुछ महसूस नहीं हुआ? वह रोते रोते चुप हो गई, पर उसे एहसास नहीं हुआ कि ठीक उसके पीछे खड़ा था अभय। वह बाथरूम से निकलकर पीछे आ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें भावहीन थी, लेकिन मुठियां भिजी हुई थी। उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और जल भी रहा था। आध्या की हर बात, हर आंसू उसके दिल में कहीं गहरा असर कर रही थी, मगर उसकी आदत नहीं थी कमजोर दिखने की। वह वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत, लेकिन आंखों में एक तूफान था। आध्या को तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक कि उसे उसकी गहरी सांसों की गर्माहट अपने कंधे पर महसूस नहीं हुई। वह बैठे बैठे डर से कांप गई थी। वह धीरे धीरे मुड़ी और सामने अभय सिंह राणा को पाया, ठीक अपनी आंखों में आंखें डाले हुए। उसकी आंखें आज भी गहरी थी। आध्या फिर से डरने लगी थी। क्या होगा कहानी में आगे? क्या आध्या और अभय एक दूसरे की फीलिंग को समझेंगे? क्या होने वाला था आज की पार्टी में? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।